नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले और जजमेंट के बारे में, जो कि आया था दोस्तों 15 दिसंबर 2021, दैट मींस कि 15 दिसंबर 2021 को, जो कि था दोस्तों वन टाइम सेटलमेंट स्कीम और ओटीएस स्कीम के संबंध में। डियर फ्रेंड्स, क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं? क्या आप एक लोन के बोरोवर हैं? और ऐसे में कहीं ना कहीं किन्हीं विषम परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं। आपके साथ में फाइनेंशियल इश्यूज आ चुकी है दोस्तों, फाइनेंशियल क्राइसिस आपके साथ में आ चुकी है और पैसे की बहुत बड़ी किल्लत आपके साथ में चल रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों बैंक और एनबीएफसी के द्वारा बनाई गई जो किस्तें थी, जो ईएमआईज थी, उसका रेगुलर मैनर में डिफॉल्ट होना स्टार्ट हो गया। दोस्तों, आगे चलकर आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में घोषित और कैटेगराइज कर दिया गया बैंक और एनबीएफसी के द्वारा। और ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों आगे चल के जितने का आपने लोन लिया था ना, उस लोन की अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट, पेनाल्टीज, फाइन ऐड करके अमाउंट को काफी बड़ा, भारी भरकम बना दिया गया। अब ऐसे में दोस्तों आपको लग रहा है कि आगे भविष्य में अब मेरे पास इतना पैसा नहीं आ पाएगा कि मैं इस लोन का जो टोटल जो ड्यूज अमाउंट है विद इंटरेस्ट मैं इसका रीपेमेंट कर पाऊंगा दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक बार बैंक और एनबीएफसी से बातचीत करूं और बैंक और एनबीएफसी को एक आवेदन लिखूं, एक एप्लीकेशन दूं, एक आवेदन दूं कि मैं इस लोन अकाउंट के संबंध में सेटलमेंट और समझौता करना चाहता हूं। आप ये चाहते हैं कि कम से कम पैसे देकर मैं इस लोन अकाउंट को सेटल्ड कर लूं और कर्ज मुक्त हो जाऊं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सभी लोगों से एक प्रश्न है, क्या आप बैंक और एनबीएफसी को ओटीएस के लिए लेटर लिखकर आप बैंक और एनबीएफसी के ऊपर दबाव, प्रेशर बना सकते हैं कि बैंक और एनबीएफसी आपको मेरे साथ में सेटलमेंट समझौता करना ही पड़ेगा? ये मेरा एक कानूनी अधिकार है, ये मेरा एक फंडामेंटल राइट्स है। एज अ मैटर ऑफ राइट्स मैं क्लेम कर सकता हूं बैंक और एनबीएफसी के साथ में, बैंक और एनबीएफसी के पास, कि आपको मेरे साथ में इस लोन के संबंध में सेटलमेंट और समझौता करना ही पड़ेगा, कम से कम पैसे में, क्योंकि मेरी कैपेसिटी, मेरी क्षमता नहीं है कि इस टोटल अमाउंट को मैं भर सकूं। क्या एक लोन का बोरोवर डिफॉल्टर इस प्रकार से क्या बैंक और एनबीएफसी के ऊपर दबाव, प्रेशर बना सकता है? और यदि बैंक और एनबीएफसी ने इस लोन के बोरोवर की एप्लीकेशन को, इसके आवेदन को, ओटीएस के आवेदन को यदि रिजेक्ट और रद्द कर दिया कि नहीं, मैं आपके साथ में सेटलमेंट नहीं करूंगा, तो क्या ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से आपको भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है और उसकी रक्षा दोस्तों कोर्ट करती है, कानून करती है, और उसी तरीके से आपने ये माना है कि सेटलमेंट होना मेरे साथ में ये मेरा एक कानूनी अधिकार है। जैसे एक समानता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग अधिकार होते हैं दोस्तों। और ये आपके मौलिक अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट्स है और इन अधिकारों की सुरक्षा, रक्षा करने के लिए दोस्तों कानून है। तो इसी तरीके से आप ये सोच रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि सेटलमेंट होना ये भी मेरा एक कानूनी अधिकार है और बैंक और एनबीएफसी ने आपके इस अधिकार का उल्लंघन कर दिया और आपके सेटलमेंट के लेटर को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या ऐसे में दोस्तों आप कोर्ट में जा सकते हैं? आप कोर्ट के समक्ष क्या ये कह सकते हैं कि मेरे कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मेरे साथ में सेटलमेंट नहीं किया गया? क्या ऐसे में आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष, क्या आप वहां पे जाकर रीट पिटीशन, क्या आप कोई याचिका दायर कर सकते हैं? जैसे अन्य मामलों में आपके जो अन्य जो फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लंघन, वायलेशन किया जाता था, होता है, वैसे में आप जब वहां पे जाते हो तो क्या इस मामले में सेटलमेंट नहीं हुआ, क्या इस मामले में भी आप जा सकते हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में जाकर अंडर आर्टिकल 32 में क्या आप याचिका दायर कर सकते हैं? आपके स्टेट, आपके राज्य के हाई कोर्ट के समक्ष में जाकर क्या आप अंडर आर्टिकल 226 क्या आप याचिका, आप रीट पिटीशन फाइल कर सकते हैं? क्या जो कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, क्या कोई दिशा निर्देश, क्या कोई डायरेक्शन, कोई ऑर्डर, कोई जजमेंट आपके फेवर में पास कर सकता है? रीट ऑफ मेंडेमस ये आदेशित कर सकता है बैंक और एनबीएफसी को कि नहीं भाई, आप इस लोन के बोरोवर के साथ में सेटलमेंट करिए, ये मेरा आदेश है? क्या इस प्रकार से क्या कोई कोर्ट आदेश जारी कर सकता है? क्या कोई ऑर्डर जारी कर सकता है? रीट ऑफ मेंडेमस क्या इश्यू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226, अंडर आर्टिकल 32? क्या कोई आदेश इस प्रकार से पारित कर सकता है कि नहीं भाई, बैंक, एनबीएफसी,
आपको इस लोन के बोरोवर के साथ में सेटलमेंट करना ही होगा। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के ऊपर ये जो प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे ना कि सेटलमेंट होना ये मेरा एज अ मैटर ऑफ राइट है, ये मेरा कानूनी अधिकार है, मैं इसके लिए कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट से आदेश निकलवा कर आऊंगा। दोस्तों, इन सारी विषयों के ऊपर आज हम डिटेल्ड में विस्तार में चर्चा करेंगे और इसका क्या कनेक्शन है, इन सभी विषयों का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट का इससे क्या कनेक्शन है दोस्तों, इसके बारे में आज हम डिटेल्ड में और विस्तार में चर्चा करेंगे। और इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा दोस्तों कि सेटलमेंट होना, करवाना, क्या आपका ये कानूनी अधिकार है, क्या ये एज अ मैटर ऑफ राइट्स है दोस्तों। दोस्तों, आइए जरा समझ लेते हैं कि इस जजमेंट के अंदर एग्जैक्टली केस का टाइटल क्या था, केस का नाम क्या था, पार्टीज कौन कौन थी और आखिरकार इस केस का फैक्ट क्या, मामला क्या था, शॉर्ट और समरी में और संक्षिप्त में दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन सिविल अपील नंबर 7411 ऑफ 2021, इस केस में जो अपीलांट थे, जो याचिकाकर्ता थे दोस्तों, वो थे द बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बिजनौर एंड अदर्स वर्सेस इसमें जो प्रतिवादी, जो रेस्पोंडेंट थे दोस्तों, वो थे मीनल अग्रवाल एंड अदर्स। दोस्तों, मामला क्या था? इस मामले में जो लोन के बोरोवर, जो लोन के डिफॉल्टर थे दोस्तों, उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक, द बिजनौर कोऑपरेटिव बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था दोस्तों, और वो भी उनका ये सिक्योर्ड लोन था। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया था, मोर्गेज के तौर पर अपनी कोई संपत्ति, अपनी कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास, कोऑपरेटिव बैंक के पास गिरवी के तौर पर रखा था। अब इस मामले में हुआ क्या, आगे चलकर लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर ने दोस्तों इस लोन के संबंध में एक भी ईएमआईज नहीं भरी और ये एक रेगुलर डिफॉल्टर बन गए, और आगे चलकर इनका लोन अकाउंट जो था वो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कैटेगराइज और घोषित कर दिया गया कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा दोस्तों, और इनके ऊपर सरफेसी एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई चालू कर दी गई रिकवरी की प्रक्रिया करने के लिए दोस्तों। और इसी दौरान कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा एक स्कीम लाई गई, ओटीएस की स्कीम, एक योजना चलाई गई कि जो भी लोन के डिफॉल्टर्स हैं उनसे लोन का अमाउंट रिकवर करने के लिए कि भाई सेटलमेंट का एक स्कीम चलाएंगे तो सभी लोग पैसे दे देंगे, और उन्होंने अपनी पॉलिसी में यह कहा था कि इतना कुछ परसेंटेज का अमाउंट आपको पहले भरना होगा, उसके बाद ही हम आपके साथ में सेटलमेंट करेंगे। तो ऐसे में इस योजना, इस स्कीम के तहत मीनल अग्रवाल, जो लोन के डिफॉल्टर, जो बोरोवर है इस केस में, उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के समक्ष ओटीएस की एप्लीकेशन, ओटीएस की आवेदन लगाई दोस्तों, और उसी दौरान उन्होंने 1 करोड़ रुपए में से 60 लाख रुपीस उन्होंने इमीडिएटली ऑन द स्पॉट पे कर दिया कि भाई चलो इतना अमाउंट पे कर देंगे तो हमारे साथ में जो बैंक और एनबीएफसी है वो सेटलमेंट कर लेगी। उन्होंने स्टार्टिंग में पहले तो एक ईएमआईज भी नहीं भरा था, और बाद में क्या हुआ, ओटीएस का लाभ लेने के लिए उन्होंने क्या किया, 60 लाख रुपीस उन्होंने क्या कर दिया, पे कर दिया, और उनका लोन अकाउंट एनपीए में चला गया था। तो कोऑपरेटिव बैंक ने क्या किया था, जो लोन अकाउंट्स एनपीएस में चले गए थे उनसे रिकवरी करने के लिए सेटलमेंट की स्कीम लाई थी दोस्तों। और इस मामले में जो मीनल, जो अग्रवाल जी हैं, उनका कुछ प्रॉपर्टी, कुछ उनकी संपत्तियां मोर्गेज के तौर पर कोऑपरेटिव बैंक के पास रखी गई थी। अब उन्होंने एप्लीकेशन लगाई और 60 लाख रुपीस बैंक और एनबीएफसी ने वो पैसे एक्सेप्ट भी कर लिए, तो उनको ये लगा कि भाई मेरा जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। बाद में ये पता चला कि बैंक और एनबीएफसी ने इनके ओटीएस के रिक्वेस्ट को, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, और ये कहा कि हमारी इंटरनल पॉलिसी के तहत आप ओटीएस के लिए बैठ नहीं रहे हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ओटीएस। तो दोस्तों, ऐसे में जो मीनल, जो अग्रवाल जी हैं, जो रेस्पोंडेंट है इस केस में, लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर ने दोस्तों इसके खिलाफ में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष एक रीट पिटीशन फाइल किया अंडर आर्टिकल 226, एक याचिका दायर की कि मुझे ओटीएस का लाभ मिलना चाहिए। मैंने ओटीएस के लिए एप्लीकेशन दिया था, बैंक और एनबीएफसी ने ओटीएस की स्कीम चलाई थी, और मेरे ओटीएस के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, मुझे ओटीएस का लाभ मिलना चाहिए। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर के पक्ष में फैसला सुनाया और कोऑपरेटिव बैंक को निर्देशित किया, डायरेक्शन दिया, रीट ऑफ मैंडेमस इशू किया कि पॉजिटिवली तरीके से इस लोन के बोरोवर के फेवर में सेटलमेंट किया जाए, इनसे बातचीत करके सेटलमेंट किया जाए और मामला खत्म किया जाए। इस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर इशू कर दिया, जजमेंट दे दिया दोस्तों, रीट ऑफ मैंडेमस जारी कर दिया किसको, कोऑपरेटिव बैंक को, और बोला कि सेटलमेंट करिए इनके साथ में पॉजिटिव तरीके से, इनके फेवर में। दोस्तों, इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होके, असंतुष्ट होके द बिजनौर कोऑपरेटिव जो बैंक है दोस्तों, वो चली जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और वहां पे जाकर इस ऑर्डर, इस जजमेंट को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पास किया था, जो रीट ऑफ मैंडेमस जो इशू किया था, इसके खिलाफ में दोस्तों वहां पे अपील, इसको चैलेंज किया दोस्तों, इसको चुनौती दिया
और दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को सुना और समझा, दोस्तों डिविजनल कोऑपरेटिव बैंक के जो काउंसिल, जो एडवोकेट्स है वहां, उन्होंने वहां पे दोस्तों आर्गुमेंट्स किया, बहस किया, अपनी बातों को, अपने पक्षों को रखा, पूरे मामले को समझाया और ये कहा कि सर ये ओटीएस जो स्कीम, जो योजना है, ये हमारी इंटरनल पॉलिसी, हमारे मैनेजमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश और गाइडलाइंस के तहत ये स्कीम चलाई जाती है और ये स्कीम सिर्फ उनके लिए है जो पूरी तरीके से असक्षम है और जहां पे हमें लगता है कि इस लोन के बोरोवर से पैसे निकाल पाना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, तो ऐसे लोगों के लिए हम ये स्कीम लाते हैं। और यहां पे इस लोन के बोरोवर की जो प्रॉपर्टी, संपत्ति, वो हमारे पास एज ए मोर्गेज के तौर पर रखी गई है। हम बहुत आसानी से इस पूरे लोन के अमाउंट की रिकवरी कर सकते हैं। और इन्होंने, इनका लोन अकाउंट एनपी में जाने के बाद इन्होंने 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए इन्होंने हमारे पास जमा किए इस ओटीएस का लाभ लेने के लिए। इनका इंटेंशन क्लियर है कि इनको सिर्फ सेटलमेंट ही करवाना था, बस इनका इंटेंशन स्टार्टिंग से फ्रॉडुलेंट था। इस मामले को दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुना, समझा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों लोन के बोरोवर के पक्ष को भी सुना, लेकिन दोस्तों यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट आंसर दे दिया कि कोई भी लोन का बोरोवर एज अ मैटर ऑफ राइट ओटीएस के लिए क्लेम नहीं कर सकता है, वो उसे अपना कानूनी अधिकार नहीं मान सकता है। दोस्तों यदि एज अ मैटर ऑफ राइट ओटीएस को बना दिया जाएगा तो कोई भी लोन की अमाउंट का रीपेमेंट नहीं करेगा, सब लोग इंटेंशनली जानबूझ के पैसे नहीं भरेंगे, सबके सब विलफुल डिफॉल्टर बन जाएंगे और ऐसे में हमारी जो बैंक और एनबीएफसीज हैं वो डूब जाएंगी, उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। तो ओटीएस देना नहीं देना ये बैंक और एनबीएफसी का ये आंतरिक मामला है, ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको ओटीएस का लाभ देना है कि नहीं देना है। उनके इंटरनल पॉलिसीज होती है, उनका मैनेजमेंट होता है, उनका इंटरनल चेक होता है। वो क्या करते हैं, लोन के बोरोवर का प्रीवियस हिस्ट्री चेक करते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनका फाइनेंशियल एनालिसिस को चेक करते हैं, उनकी कैपेसिटी, क्षमता को चेक करते हैं। सारी चीजों को देखने के बाद ही ओटीएस डिसाइड किया जाता है कि इस लोन बोरोवर के साथ में सेटलमेंट करना है कि नहीं करना है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत और बैंक और एनबीएफसी के इंटरनल पॉलिसी के तहत चलता है। तो यहां पे कोई भी लोन का बोरोवर एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकता है। सो दोस्तों यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट आंसर दे दिया है कि कोई विलफुल डिफॉल्टर है और वो आके यहां पे बोलता है कि मुझे सेटलमेंट करवाना है, सो ये चीज पॉसिबल नहीं है। सेटलमेंट करना है नहीं करना, इसके लिए आपको बैंक से बातचीत करना पड़ेगा। और यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कोर्ट्स को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी कोर्ट को यह पावर नहीं है कि वो सेटलमेंट के लिए किसी भी बैंक और एनबीएफसीज को कंपेल करे, उनको डायरेक्शन दे, उनके ऊपर प्रेशर बनाए और लोन के बोरोवर के फेवर में रेट ऑफ मैंडेमस इशू करे। इस तरीके से नहीं होगा। तो इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए रेट ऑफ मैंडेमस को सेट असाइड किया, खारिज किया, उसको खत्म कर दिया दोस्तों। और ये क्लियर कट कह दिया कि यहां पे ओटीएस देना नहीं देना ये बैंक और एनबीएफसी के इंटरनल पॉलिसी के ऊपर निर्धारित है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जारी किए गए दिशा निर्देशों और गाइडलाइंस के ऊपर आधारित है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में क्लियर कट संपत्ति, प्रॉपर्टी मॉर्गेज के तौर पे रखी गई है और बहुत ही इजी वे में संपत्ति, प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके, नीलाम करके मनी की रिकवरी की जा सकती है और बैंक और एनबीएफसी ने भी उस पॉइंट को रेज किया। तो यहां पे क्लियर कट है कि भाई ओटीएस मिलना ही नहीं चाहिए। वेरी सिंपल। यदि लोन की बोरोवर की स्थिति, परिस्थिति बहुत खराब है, वो कैपेबल ही नहीं है लोन के अमाउंट को भरने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन का मामला मैं बात कर रहा हूं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोन की बोरोवर की स्थिति, परिस्थिति बहुत खराब है, काम धंधा छूट गया है, व्यापार में भारी भरकम नुकसान है, कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसीज आ गई हैं और इसके संबंध में लोन के बोरोवर ने कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स बैंक और एनबीएफसी के पास दिए, तो ऐसे मामलों में जो बैंक और एनबीएफसी वो विचार कर सकती है कि इस लोन के बोरोवर के साथ में सेटलमेंट किया जाए। तो दोस्तों समझौता सेटलमेंट पहले भी होता था और आज भी हो रहा है और बाद में भी होता रहेगा दोस्तों, लेकिन ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि भाई जो लोन का बोरोवर है उसकी स्थिति, परिस्थिति वर्तमान में, प्रेजेंट में क्या है, उसका पीछे का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है,
वो सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद, उसकी जांच करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दोस्तों बैंक और एनबीएफसी डिसाइड करती है, वो उनकी इंटरनल पॉलिसी है कि ओटीएस देना है कि नहीं देना है। तो कोई भी कोर्ट, कोई भी अथॉरिटी ये डायरेक्शन नहीं दे सकती है कि कोर्ट ये डायरेक्शन नहीं दे सकती है कि बैंक को लोन के बोरोवर के साथ में सेटलमेंट करना ही है। और पहली बात तो सिक्योर लोन का मामला है दोस्तों, क्लियर कट प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टि दिख रहा है कि जो मोर्टगेज के तौर पर बंधक के रूप में जो प्रॉपर्टी रखी है उसको बहुत ही आसान तरीके से उसको सेल आउट करके बेच के बकाया राशि की वसूली हो सकती है। सो दोस्तों इस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ओटीएस देना नहीं देना ये बैंक के ऊपर आधारित है, ये उनके विवेकाधिकार पर आधारित है, वो उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये कोई कानूनी अधिकार नहीं है, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे हाई कोर्ट में आकर कोई रीट पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यदि आप एक लोन के बोरोवर डिफॉल्टर हैं और आप इस मामले में सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, और खास करके यदि आपका पर्सनल लोन है और सिक्योरिटी के तौर पर कुछ नहीं रखा आपने और आपकी स्थिति परिस्थिति खराब चल रही है और लोन का अमाउंट काफी भारी भरकम बड़ा हो चुका है, तो आप अपनी स्थिति परिस्थितियों को बैंक और एनबीएफसी के साथ में साझा और शेयर करके उनको आप ओटीएस के लिए रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और कई मामलों में बैंक और एनबीएफसी तो सेटलमेंट करती है दोस्तों। तो उनसे आप बहुत ही पोलाइट मैनर में, हम्बल मैनर में आप उनसे रिक्वेस्ट करिए दोस्तों। यदि आप एक जेन्युइन पर्सन होंगे तो आपके साथ में सेटलमेंट होगा दोस्तों, इस बात को नोट करिए। लेकिन यदि आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, घूम रहे फिर रहे, उसके बाद भी यदि आप ओटीएस के लिए एप्लीकेशन दोगे और बैंक को कहोगे कि मेरे साथ में सेटलमेंट कर लिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। क्योंकि बैंक और एनबीएफसी सिबिल रिपोर्ट को चेक करती है, आप कितने लोन्स आपने आपके नाम पे ले रखा है, बाकी दूसरे लोन्स का करंट स्टेटस क्या है, उसमें कितनी ईएमआईज आप बराबर रेगुलर मैनर में भर रहे थे, हमारे लोन में आपने कितनी ईएमआईज आपने रेगुलर मैनर में भरी। ये सब सारी चीजों को, पूरे बैकग्राउंड को चेक करने के बाद जो बैंक है वो डिसाइड करती है दोस्तों ओटीएस करना है कि नहीं करना है। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो दोस्तों, तो मेरे इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, साझा करिए और एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और यदि मन में कोई डाउट से, कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। आपकी मदद, आपकी हेल्प करने के लिए मैं सदा तत्पर रहूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय